Welcome to another session of Learning Swift with CodeCat 15. This is your host Ravi and this is final part of coordinator pattern. Part 1 and 2 में हमने इस पैटर्न को इम्प्लीमेंट करना सीखा था along with child coordinator and child coordinator management. अगर आपने ये दोनों वीडियोस नहीं देखे हैं तो मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि आप सबसे पहले इन दोनों वीडियोस को देख लो और फिर उसके बाद इस सेशन को कंटिन्यू करो, वरना आज के सेशन का कोड आपको थोड़ा कंफ्यूजिंग लग सकता है. कोऑर्डिनेटर पैटर्न के पार्ट 2 में मैंने कहा था कि जो कोड हमने अभी तक किया है इट इज़ फ्लॉड. तो वो फ्लॉड क्यों है और उसे हम कैसे इंप्रूव कर सकते हैं उसे हम आज के सेशन में समझेंगे. द सेकेंड पॉइंट इज क्या हमें सही में इस पैटर्न को यूज़ करना चाहिए. ये पैटर्न व्यू कंट्रोलर से नेविगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को रिमूव कर देता है, बट क्या सही में हमें इससे बेनिफिट मिल रहा है या हम एक सिंपल टास्क को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं, इसके बारे में भी हम बात करेंगे. एंड द लास्ट पार्ट विल बी माई ओपिनियन ऑन दिस पैटर्न. सो दैट बीइंग सेड, लेट्स बिगिन टुडेज सेशन. सेकेंड पार्ट में जब हम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर को इम्प्लीमेंट कर रहे थे तब मैंने आपसे पूछा था कि क्या आपको इस कोड में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है, एंड आई होप आप आपके आंसर्स के साथ रेडी हो. द प्रॉब्लम विद दिस कोड इज क्लैरिटी. दोनों क्लास दो अलग फंक्शनैलिटी परफॉर्म करते हैं, वन इज द पेरेंट एंड द अदर इज द चाइल्ड, लेकिन दोनों क्लास सेम प्रोटोकॉल को कंफर्म कर रहे हैं विच इज द कोऑर्डिनेटर प्रोटोकॉल. अगर मैं इस कोड को अपडेट कर देता हूं टू समथिंग लाइक दिस, तो जो डेवलपर इस कोड को मैनेज करेगा वो कंफ्यूज हो जाएगा कि इसमें से पेरेंट कोऑर्डिनेटर कौन सा है और चाइल्ड कौन सा है. उसे मैन्युअली फाइल में जाके कोड को समझना पड़ेगा. The other bad thing about this implementation is हमारे चाइल्ड कोऑर्डिनेटर्स में एक ऐसा वेरिएबल है जिसे हमने यूज़ नहीं किया है. Now I know some developers will say कि अरे इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, आप इसे अगर ऑप्शनल डिक्लेयर कर दोगे तो इट शुड बी फाइन, एंड आई टोटली डिसएग्री विद दैट. एंड द रीज़न फॉर दैट इज इस वेरिएबल को अगर आप ऑप्शनल मार्क करते हो तो ऑप्शनल मार्क करने के बाद भी क्या आप इसे यूज़ करने वाले हो, एंड द आंसर इज नो. तो अगर आप इस वेरिएबल को यूज़ नहीं करने वाले तो फिर इसे आपके क्लास में नहीं होना चाहिए. क्रिएटिव डेवलपर्स जो बिना किसी टेक्निकल रीजन या एनालिसिस के इस पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं वो कहेंगे कि चलो ठीक है, कोई बात नहीं है, होता है पैटर्न्स में ट्रेड ऑफ. बट लुक ऑन द गुड साइड, हमारे ऐप में कहीं पे भी टाइट कपलिंग नहीं है. एंड वंस अगेन आई कंप्लीटली डिसएग्री विद दिस पॉइंट, एंड लेट मी शो यू हाउ. क्या आपको इस कोड में कोई प्रॉब्लम नजर आ रही है? ये कोड हमने जस्ट अभी लॉग इन चाइल्ड कोऑर्डिनेटर में किया है, एंड मे बी कुछ डेवलपर्स ये सोच रहे होंगे कि यार यहाँ पे तो सब सही लग रहा है, तो प्रॉब्लम कहाँ पे है. नाउ लेट मी शो यू समथिंग. आपके सामने प्रिपेयर फॉर सेगवे फंक्शन है जहां बेस्ड ऑन द सेगवे आइडेंटिफायर हम व्यू कंट्रोलर्स में नेविगेट करेंगे. इस कोड के साथ ये प्रॉब्लम थी कि एक व्यू कंट्रोलर में हम दूसरे व्यू कंट्रोलर का रेफरेंस यूज कर रहे हैं, और कोऑर्डिनेटर पैटर्न यूज करने का एक और रीजन ये था कि हम इस तरह की व्यू कंट्रोलर कपलिंग को अवॉइड कर सकें. बट इफ यू लुक एट दिस कोड तो यहाँ पे लॉग इन चाइल्ड कोऑर्डिनेटर में हमारे पास होम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर का रेफरेंस है, एंड सेम गोज फॉर मेन कोऑर्डिनेटर. इस मेन कोऑर्डिनेटर में हम लॉग इन चाइल्ड कोऑर्डिनेटर का रेफरेंस क्रिएट कर रहे हैं. मेन कोऑर्डिनेटर को लॉग इन चाइल्ड कोऑर्डिनेटर के बारे में पता है और लॉग इन चाइल्ड कोऑर्डिनेटर को होम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर के बारे में पता है. तो इसका मतलब ये हुआ कि हमने व्यू कंट्रोलर से टाइट कपलिंग को निकाल के उसी टाइप की एक टाइट कपलिंग को कोऑर्डिनेटर में ऐड कर दिया है, विच कैन बी कॉल्ड एज कपल्ड कोऑर्डिनेटर. अगर कोऑर्डिनेटर पैटर्न भी इस तरह की टाइट कपलिंग क्रिएट कर रहा है देन वाई आर वी इवन यूजिंग दिस पैटर्न. क्या मिल रहा है इस पैटर्न को यूज करके? और अगर किसी डेवलपर को इस कपल्ड कोऑर्डिनेटर से फर्क नहीं पड़ता है तो ये तो क्रिएटिव डेवलपर वाली बात हो गई कि हमारा गोल सिर्फ व्यू कंट्रोलर की टाइट कपलिंग को रिमूव करना था. कोऑर्डिनेटर पैटर्न में अगर टाइट कपलिंग हो रही है देन वी आर ओके विद इट. तो अब बताओ मुझे कि क्या करना है इस पैटर्न का, यूज़ करना चाहिए या नहीं यूज़ करना चाहिए. अगर हमें इस पैटर्न को यूज़ करना है तो सबसे पहले हमें टाइट कपलिंग के बारे में कुछ सोचना पड़ेगा. इस टाइट कपलिंग और कोड क्लैरिटी के इशू को सॉल्व करने के लिए हमें दो चीज़ें लगेंगी. वन इज ISP, दैट इज इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल, एंड द अदर इज फैक्ट्री पैटर्न. प्लीज़ नोट कि अगर आपका एप्लीकेशन बहुत बड़ा है और उसमें बहुत ज़्यादा चाइल्ड कोऑर्डिनेटर्स है तो आप फैक्ट्री पैटर्न के बजाय कोई दूसरा क्रिएशनल पैटर्न भी यूज़ कर सकते हो. इन दोनों टॉपिक्स पे चैनल पे ऑलरेडी वीडियोस हैं और उन वीडियोस की लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी. ISP यूज़ करके हम दो नए कोऑर्डिनेटर प्रोटोकॉल क्रिएट करेंगे. वन इज़ द पेरेंट कोऑर्डिनेटर एंड द अदर इज चाइल्ड कोऑर्डिनेटर प्रोटोकॉल. ये करने के दो फायदे हैं. पहला, हमारे कोड की क्लैरिटी इंक्रीज होगी. जहाँ ये बताना मुश्किल था कि पेरेंट और चाइल्ड कोऑर्डिनेटर कौन से हैं, ये चेंज करने के बाद हम बड़ी आसानी से उन्हें आइडेंटिफाई कर सकते हैं. दूसरा फायदा है सेपरेशन ऑफ कंसर्न. एज ऑफ नाउ हमारे पास सिर्फ कोऑर्डिनेटर प्रोटोकॉल है जिसे मेन और चाइल्ड कोऑर्डिनेटर कंफर्म करते हैं. पार्ट 2 में हमने एक फंक्शन ऐड किया था विच वॉज रिमूव फ्रॉम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर. इस फंक्शन की सही जगह इस कोऑर्डिनेटर प्रोटोकॉल में है, क्योंकि कोऑर्डिनेटर प्रोटोकॉल में हमने वो सारे फंक्शंस डिफाइन किए हैं जो एक कोऑर्डिनेटर के मैनेजमेंट में यूज होते हैं. तो नेचुरली इस फंक्शन को भी इस कोऑर्डिनेटर प्रोटोकॉल में होना चाहिए. बट आई थिंक नाउ यू सी द प्रॉब्लम. ऐसा करने से अब चाइल्ड कोऑर्डिनेटर्स में एरर आएगा. सो अगर हम किसी फंक्शन या प्रॉपर्टी को यूज नहीं करने वाले हैं तो उसे हमें रिमूव कर देना चाहिए.
सो इसी वजह से हमने दो सेपरेट प्रोटोकॉल्स क्रिएट किए हैं ताकि जब आपको कोई नई फंक्शनैलिटी ऐड करनी हो तो आप उसे उसके रेस्पेक्टिव प्रोटोकॉल में ऐड कर सके. सो विद ISP वी आर अचीविंग टू थिंग्स. वन इज द फ्लेक्सिबिलिटी टू मेक अ चेंज एंड द अदर इज सेपरेशन ऑफ कंसर्न. फैक्ट्री एक क्रिएशनल पैटर्न है तो हम उसे चाइल्ड कोऑर्डिनेटर का ऑब्जेक्ट क्रिएट करने के लिए यूज करेंगे. इस सेशन में हम प्रोटोकॉल ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग को एज प्रायोरिटी रखेंगे एंड वी विल यूज प्रोटोकॉल्स to maintain a concrete layer of abstraction. So that being said, let's switch to Xcode and implement a clean coordinator pattern by using interface segregation principle and factory pattern. इस वक्त हमें coordinator.swift फाइल में और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हमारे सामने है coordinator protocol. हम इस फाइल में दो नए प्रोटोकॉल्स ऐड करेंगे. वन इज द parent coordinator and the other is child coordinator. So let's go ahead and do that. पेरेंट कोऑर्डिनेटर में हम ये फंक्शन ऐड कर देंगे. सो लेट मी कट इट एंड पेस्ट इट ओवर हियर. चाइल्ड कोऑर्डिनेटर में भी हम एक फंक्शन ऐड करेंगे बट इट इज़ नॉट गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर रूट व्यू कंट्रोलर. इट इज़ गोइंग टू बी कॉन्फ़िगर चाइल्ड व्यू कंट्रोलर. अब क्योंकि पेरेंट कोऑर्डिनेटर को चाइल्ड कोऑर्डिनेटर का रेफरेंस मेंटेन करना है सो फ्रॉम द कोऑर्डिनेटर प्रोटोकॉल इसे हम कट करेंगे और यहाँ पे पेस्ट करेंगे. बट रादर देन यूजिंग एन एरे ऑफ कोऑर्डिनेटर इसे हम रिप्लेस कर देंगे विथ चाइल्ड कोऑर्डिनेटर. और क्योंकि चाइल्ड कोऑर्डिनेटर पेरेंट कोऑर्डिनेटर का रेफरेंस मेंटेन करता है सो ओवर हियर वी कैन ऐड पेरेंट कोऑर्डिनेटर की एक और रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि जैसे ही आपको लगता है कि कोई एक चाइल्ड कोऑर्डिनेटर का काम खत्म हो गया है तो उसे हमें रिमूव भी करना पड़ता है. सो ओवर हियर विल ऐड वन मोर फंक्शन. अब क्योंकि दोनों भी कोऑर्डिनेटर्स हैं और कोऑर्डिनेटर्स यूज नेविगेशन कंट्रोलर सो व्हाट वी कैन डू इज parent coordinator will confirm to the coordinator protocol and child coordinator will also confirm to the coordinator protocol. Now this is looking much better. So inside the main coordinator what I'll do is this will confirm to the parent coordinator and this will be child coordinator. अब ये सेम चेंज हम लॉगिन चाइल्ड कोऑर्डिनेटर में करेंगे. सो ओवर हियर विल राइट चाइल्ड कोऑर्डिनेटर और सेम चेंज वी कैन डू इनसाइड दी होम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर. इसे निकाल देते हैं. अभी हमें कुछ एरर्स आ रहे हैं सो लेट्स सी व्हाट दे आर. सो लेट मी गो अहेड एंड फिक्स दिस. So this is configure child view controller. So I'll copy this and I'll paste it over here. We can get rid of this function. Login child coordinator में भी हमें same changes करने हैं but before we switch to the login child coordinator, let us use the weak keyword. मैं इसे copy कर लेता हूँ and over here I can just go ahead and paste it. पहले हम एक concrete class use कर रहे थे for keeping the reference but now we are using a protocol. So that's a big improvement. और यहाँ पे कोई कॉन्फ़िगर रूट व्यू कंट्रोलर नहीं है. इट्स कॉन्फ़िगर चाइल्ड व्यू कंट्रोलर. स्टिल वी हैव सम एरर्स. लॉगिन चाइल्ड कोऑर्डिनेटर में अभी कोई मेन कोऑर्डिनेटर नहीं है. इट इज़ रिप्लेस्ड विद ए पेरेंट कोऑर्डिनेटर एंड देयर इज़ नो फंक्शन कॉल्ड एज कॉन्फ़िगर रूट व्यू कंट्रोलर. इट इज़ कॉन्फ़िगर चाइल्ड व्यू कंट्रोलर. So let me build the application. Build failed. Let's see what the problem is. अभी हम फैक्ट्री पैटर्न को इम्प्लीमेंट करेंगे और फैक्ट्री पैटर्न हमारी हेल्प करेगा इन चाइल्ड कोऑर्डिनेटर्स को क्रिएट करने में. सो ओवर हियर विल ऐड ए न्यू स्विफ्ट फाइल एंड वी विल कॉल दैट फाइल चाइल्ड कोऑर्डिनेटर फैक्ट्री. ये जो फंक्शन है इट इज़ गोइंग टू रिटर्न चाइल्ड कोऑर्डिनेटर एंड प्लीज़ नोट कि ये जो चाइल्ड कोऑर्डिनेटर है वो एक प्रोटोकॉल है. So over here we have a problem.
प्रॉब्लम यहाँ पे ये है कि फैक्ट्री एक क्रिएशनल पैटर्न है और इसे ऑब्जेक्ट क्रिएशन के अलावा और कोई दूसरी रिस्पॉन्सिबिलिटी हैंडल नहीं करनी चाहिए। बट कई बार ऐसा होता है कि एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए हमें एडिशनल पैरामीटर पास करने पड़ते हैं। सो इन दिस केस लेट अस थिंक बिफोर वी कोड। अगर हमने एडिशनल पैरामीटर पास कर दिए पर कोऑर्डिनेटर, तो ये फंक्शन कुछ ऐसा दिखेगा, एंड दिस इज अ मेस, क्योंकि अब हमारे फंक्शन की कोड क्लैरिटी इंपैक्ट हो रही है। एंड द रीजन फॉर दैट इज दीज एडिशनल पैरामीटर्स। अगर हमारा प्रोजेक्ट बड़ा है तो यहाँ पे इन पैरामीटर्स के अलावा और भी एडिशनल पैरामीटर्स ऐड हो सकते हैं विच विल इम्पैक्ट द कोड क्लैरिटी। सो हैविंग सेड दैट, हम हमारे फैक्ट्री में सिर्फ दो पैरामीटर पास करेंगे। वन इज द नेविगेशन कंट्रोलर एंड द अदर इज द कोऑर्डिनेटर टाइप। तो सबसे पहले हम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर फैक्ट्री का कोड कंप्लीट करेंगे और फिर उसके बाद सोचेंगे कि एक चाइल्ड कोऑर्डिनेटर से दूसरे चाइल्ड कोऑर्डिनेटर में वैल्यूज को कैसे पास करना चाहिए। सो ओवर हियर आई विल गेट rid ऑफ दिस एंड इनसाइड दी होम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर यहाँ से हम इस कोड को डिलीट कर देंगे। जो चाइल्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं दे कन्फर्म टू दी चाइल्ड कोऑर्डिनेटर प्रोटोकॉल। क्योंकि हम प्रोटोकॉल ओरिएंटेड अप्रोच यूज़ कर रहे हैं तो हमें प्रोटोकॉल्स यूज़ करके ही इसका कोई सोल्यूशन निकालना पड़ेगा। नाउ ऑब्वियसली हम यहाँ पे कोई एक एक्स्ट्रा प्रॉपर्टी क्रिएट नहीं करेंगे, एंड द रीज़न फॉर दैट इज ये ज़रूरी नहीं है कि दो चाइल्ड कोऑर्डिनेटर्स हमेशा एक दूसरे के बीच में कुछ वैल्यूज़ पास करें। समटाइम्स इट कैन बी अ सिंपल नेविगेशन। अब एक सेकंड के लिए ये मान लेते कि हमने चाइल्ड कोऑर्डिनेटर प्रोटोकॉल में एक प्रॉपर्टी क्रिएट कर दी है विच इज़ ऑफ द टाइप स्ट्रिंग। तो उस केस में ये हो सकता है कि जितने भी चाइल्ड कोऑर्डिनेटर्स हैं जहाँ पे आपको स्ट्रिंग पैरामीटर पास करना है वहाँ ये प्रॉपर्टी बेनिफिशियल हो। लेकिन अगर आप इस पैटर्न को यूज़ कर रहे हो तो आप सिर्फ एक चाइल्ड कोऑर्डिनेटर नहीं बनाओगे, यू विल क्रिएट मल्टीपल चाइल्ड कोऑर्डिनेटर्स। अब मान लेते हैं कि आपने एक और चाइल्ड कोऑर्डिनेटर क्रिएट किया, लेकिन यहाँ पे इसे स्ट्रिंग पैरामीटर नहीं चाहिए, इसे चाहिए डेट। और इस केस में मान लेते हैं कि इसे जो वैल्यू चाहिए वो है एक एरे ऑफ इंटीजर। तो यहाँ पे आप देख सकते हो कि सिर्फ एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी क्रिएट करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और ये भी हो सकता है कि आपकी रिक्वायरमेंट के हिसाब से आप चाइल्ड कोऑर्डिनेटर्स के बीच में एक नहीं मल्टीपल प्रॉपर्टीज़ को पास कर रहे हो, एज यू कैन सी ओवर हियर। सो यहाँ पे मेरे पास एक कोऑर्डिनेटर है विच इज़ कॉल्ड दी चेकआउट चाइल्ड कोऑर्डिनेटर, और ये कोऑर्डिनेटर 3 पैरामीटर एक्सपेक्ट कर रहा है फ्रॉम दी प्रीवियस कोऑर्डिनेटर। तो एज यू कैन सी एक स्पेसिफिक टाइप की प्रॉपर्टी क्रिएट करने से हमारी प्रॉब्लम सॉल्व नहीं होगी। और इस तरह की अल्ट्रा क्रिएटिविटी करने की तो सोचना भी मत कि चाइल्ड कोऑर्डिनेटर प्रोटोकॉल में हम बस प्रॉपर्टीज़ को क्रिएट किए जा रहे हैं। सो हाउ डू वी सॉल्व दिस? इसे सॉल्व करने के लिए हम डिकोडेबल प्रोटोकॉल विथ ऑप्शनल प्रोटोकॉल मेथड अप्रोच यूज़ करेंगे। सबसे पहले हम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर प्रोटोकॉल में एक फंक्शन क्रिएट करेंगे और ये फंक्शन एक पैरामीटर एक्सेप्ट करेगा ऑफ द टाइप डिकोडेबल। उसके बाद हम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर प्रोटोकॉल का एक एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे। यहाँ पे हम इस फंक्शन को बॉडी देंगे एज यू कैन सी ओवर हियर, लेकिन उसमें हम कोई कोड ऐड नहीं करेंगे। द रीज़न फॉर यूजिंग ऑप्शनल प्रोटोकॉल मेथड इज जिस किसी भी चाइल्ड कोऑर्डिनेटर्स में हमें वैल्यूज पास करनी होगी वो चाइल्ड कोऑर्डिनेटर अपने तरीके से इस मेथड को इंप्लीमेंट कर सकता है, वरना आप इसे इग्नोर कर सकते हो। ठीक उसी तरह जिस तरह ये 45% डेवलपर्स पूरा वीडियो तो देख लेते हैं लेकिन सब्सक्राइब बटन को प्रेस करना इग्नोर कर देते हैं। हमारे कोड को और भी ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड बनाने के लिए हम एक मॉडल पास करेंगे एज पैरामीटर, और ये मॉडल कंफर्म करेगा टू द डिकोडेबल प्रोटोकॉल। इसका एडवांटेज ये है कि अगर फ्यूचर में हमें एक से ज़्यादा पैरामीटर्स पास करने हैं बिटवीन चाइल्ड कोऑर्डिनेटर्स तो उस केस में हम हमारे मॉडल में एक प्रॉपर्टी ऐड कर सकते हैं। यहाँ पे बस मैं एक चीज़ को पॉइंट आउट करना चाहता हूँ, क्योंकि हमने होम कोऑर्डिनेटर पैरामीटर को डिकोडेबल प्रोटोकॉल से कंफर्म किया है तो ये जो प्रोजेक्ट मॉडल है उसे भी डिकोडेबल प्रोटोकॉल से कंफर्म करना होगा। और अगर हमने ऐसा नहीं किया तो हमें कंपाइल टाइम एरर आएगा, और ऐसे एरर्स को हमने API सीरीज में बहुत देखा है। सो नाउ आई थिंक वी आर श्योर कि हम क्या यूज़ करने वाले हैं और क्यों। सो लेट्स स्विच टू Xcode एंड इम्प्लीमेंट दीज चेंजेस। सो यहाँ पे हम एक फंक्शन डिक्लेयर करेंगे दैट इज पास पैरामीटर, और हम इस चाइल्ड कोऑर्डिनेटर का एक एक्सटेंशन क्रिएट करेंगे। अभी हमें क्रिएट करना है एक मॉडल। सो वी हैव अ ग्रुप ओवर हियर विद द नेम मॉडल्स, और यहाँ पे हम एक नया फाइल क्रिएट करेंगे। वी विल कॉल दिस फाइल होम चाइल्ड पैरामीटर। एंड नाउ इनसाइड द होम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर हम पास पैरामीटर फंक्शन को ओवरराइड कर सकते हैं।
सो होम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर में हमने सबसे पहले जो डिकोडेबल टाइप आ रहा है उसे कास्ट किया है टू द होम चाइल्ड पैरामीटर, और फिर उसके बाद हम होम व्यू यूजर नेम को उसकी वैल्यू असाइन कर रहे हैं। एंड दिस इज द एडवांटेज ऑफ हैविंग एन ऑप्शनल मेथड इन द प्रोटोकॉल। हर चाइल्ड कोऑर्डिनेटर उसे अपने तरीके से इंप्लीमेंट कर सकता है। सो नाउ इनसाइड द लॉगिन चाइल्ड कोऑर्डिनेटर, तो पहले हम डायरेक्टली होम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर क्लास को यूज़ कर रहे थे, जिसकी वजह से एक कपल्ड कोऑर्डिनेटर वाली सिचुएशन क्रिएट हो रही थी। तो इस कपल्ड कोऑर्डिनेटर को सॉल्व करने के लिए वी हैव क्रिएटेड द फैक्ट्री, सो वी आर गोइंग टू यूज इट। चाइल्ड कोऑर्डिनेटर फैक्ट्री, क्रिएट parent coordinator, navigation controller, and the type is going to be home. Now please note कि ये जो child coordinator factory है ये एक concrete implementation return नहीं करता है। If you look at this home child coordinator, तो ये जो home child coordinator है ये हमारे home child coordinator का instance नहीं है। This is a child coordinator protocol. अब क्योंकि हमें home child coordinator में एक पैरामीटर पास करना है, so we are going to use the pass parameter function and the value is going to be home child parameter. Username is going to be username. सो पहले इस फंक्शन में हो क्या रहा था कि हम डायरेक्टली होम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर क्लास और मेन कोऑर्डिनेटर क्लास का ऑब्जेक्ट यूज कर रहे थे, लेकिन अभी अगर आप इस फंक्शन को देखते हो तो एवरीथिंग इज अ प्रोटोकॉल। लॉगिन चाइल्ड कोऑर्डिनेटर को ये नहीं पता है कि देयर इज समथिंग कॉल्ड एज होम चाइल्ड कोऑर्डिनेटर। उसे बस इतना पता है कि वो सिर्फ दो प्रोटोकॉल से इंटरेक्ट कर रहा है। वन इज द पेरेंट कोऑर्डिनेटर प्रोटोकॉल एंड द सेकेंड इज द चाइल्ड कोऑर्डिनेटर प्रोटोकॉल। सेम चेंजेस हम मेन कोऑर्डिनेटर में करेंगे। सो ओवर हियर वी आर क्रिएटिंग द लॉगिन चाइल्ड कोऑर्डिनेटर क्लास इंस्टेंस। सो इसे हम रिमूव कर देते हैं। लेट्स बिल्ड द एप्लीकेशन। बिल्ड सक्सीडेड। तो चलिए अब हम एप्लीकेशन को रन करते हैं। लेट मी टैप ऑन रीसेट पासवर्ड, और यहाँ पे आप देख सकते हो कि हम नेविगेट नहीं हो पा रहे हैं। क्या आप गेस कर सकते हो कि हम नेविगेट क्यों नहीं हो पा रहे हैं? इसे मैंने पार्ट 2 में एक्सप्लेन किया था। उसका रीज़न ये है कि इस लॉगिन चाइल्ड कोऑर्डिनेटर को हमने इस चाइल्ड कोऑर्डिनेटर एरे में ऐड नहीं किया है। सो यहाँ पे चाइल्ड कोऑर्डिनेटर अपेंड लॉगिन चाइल्ड कोऑर्डिनेटर। फिर से एप्लीकेशन को रन करते हैं, रीसेट पासवर्ड, एंड नाउ वी हैव सक्सेसफुली नेविगेटेड। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप जो भी चाइल्ड कोऑर्डिनेटर को क्रिएट करोगे उसे इस चाइल्ड कोऑर्डिनेटर एरे में ज़रूर अपेंड करना। लेट अस गो बैक, साइन अप, बैक, username is codecat15, login, and now we have got an exception. अगर आपने पार्ट 2 देखा है तो यू कैन ईजिली गेस कि यहाँ पे हमें ये एक्सेप्शन क्यों आया है। ये एक्सेप्शन हमें यहाँ पे इसलिए आया है कि ये जो यूजर नेम डॉट टेक्स्ट है दिस इज अ यूआई लेबल, और क्योंकि हमारा व्यू लोड नहीं हुआ है तो इस लेबल को मेमोरी नहीं मिली है। इसे सॉल्व करने के लिए हमने होम व्यू कंट्रोलर पे एक और प्रॉपर्टी क्रिएट की थी, दैट इज यूजर नेम। एंड नाउ व्हेन वी रन द एप्लीकेशन, यूजर नेम इज codecat15, login, and over here you can see the name is displayed. ये जो लॉगआउट बटन आप देख रहे हो यहाँ पे, इसका कोड मैंने इंटेंशनली नहीं किया है। उसके पीछे रीज़न ये है कि मैं चाहता हूँ कि इस लॉगआउट बटन का कोड आप करो। लॉगआउट बटन के टैब पे हमें फिर से लॉगिन व्यू कंट्रोलर पे नेविगेट हो जाना चाहिए। एंड प्लीज नोट कि दिस टाइम इट वोंट बी ए पुश व्यू कंट्रोलर, इट विल बी अ पॉप इवेंट। सो ये था कोऑर्डिनेटर पैटर्न। अब मैं इस पैटर्न के बारे में अपनी ओपिनियन शेयर करना चाहता हूँ। किसी भी पैटर्न को इम्प्लीमेंट करते वक्त हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि वो पैटर्न हमारी कोड की कॉम्प्लेक्सिटी और क्लैरिटी पे कितना इम्पैक्ट कर रहा है। ठीक उसी तरह जब हम घर, गाड़ी या महंगा मोबाइल खरीदते वक्त हमारे मंथली बजट को ध्यान में रखते हैं कि कहीं वो बिगड़ ना जाए, उसी तरह पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने से पहले हमें एनालाइज करना चाहिए कि क्या वो हमारे प्रोजेक्ट के लिए सही है या वो बस एक सिंपल टास्क को और भी कॉम्प्लिकेटेड बना रहा है। वो कितना ईजी है इम्प्लीमेंट करने के लिए, और इम्प्लीमेंट करने से पहले वो पैटर्न जो प्रॉब्लम सॉल्व करता है क्या हमारे करंट प्रोजेक्ट में वो प्रॉब्लम है या नहीं, या हम ऐसे ही इस पैटर्न को इम्प्लीमेंट कर रहे हैं जस्ट टू बी दैट कूल डेवलपर। ये पैटर्न हमारे कोड पे कितना इम्पैक्ट करेगा एंड सो ऑन। इस प्रोसेस को कहते हैं कोड एनालिसिस, जो क्रिएटिव डेवलपर्स कभी नहीं करते। एक सिंपल नेविगेशन को हैंडल करने के लिए या नेविगेशन की रिस्पॉन्सिबिलिटी को कंट्रोलर से रिमूव करने के लिए हमें इतना सब कुछ करना होगा। एंड डू नोट कि अकेले कोऑर्डिनेटर पैटर्न को यूज करके कोई बेनिफिट नहीं है, क्योंकि वो भी कहीं ना कहीं कपलिंग क्रिएट करता है, और उन कपलिंग को रिमूव करने के लिए हमने ISP दैट इज इंटरफेस सेग्रीगेशन प्रिंसिपल और फैक्ट्री पैटर्न को यूज किया था। एक सिंपल से टास्क के लिए अगर मुझे इतना सब कुछ करना पड़ रहा है तो मैं मेरे प्रोजेक्ट में ऐसा पैटर्न इंप्लीमेंट नहीं करूंगा। एंड डिस्पाइट ऑफ वट एवर बेनिफिट इट गिव्स, मैं मेरे कोड की कॉम्प्लेक्सिटी इंक्रीज नहीं करूंगा। मेरा ऐसा मानना है कि अगर फ्रेमवर्क मेरे लिए कुछ चीज़ें मैनेज कर रहा है बाय डिफ़ॉल्ट, तो सेम उसी चीज़ को मैनेज करने के लिए मैं कोई एक्स्ट्रा एफर्ट लेना पसंद नहीं करता हूँ,
क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि जो पैटर्न ट्रेंडिंग में है या फिर इंटरव्यूज़ में बहुत ज़्यादा पूछा जा रहा है उसके हमेशा एडवांटेजेस ही हों। स्ट्रॉन्ग रेफरेंसेस और लैकिंग ईज ऑफ इम्प्लीमेंटेशन की वजह से काफ़ी डेवलपर्स इस पैटर्न को अवॉइड करते हैं। अनवांटेड जगह पे जहाँ पे पैटर्न्स की कोई ज़रूरत नहीं है लेकिन फिर भी हम वहाँ पे पैटर्न इम्प्लीमेंट कर रहे हैं, तो असल में हम चीज़ों को सिंप्लीफाई नहीं कर रहे, हम उसे और कॉम्प्लिकेटेड बना रहे हैं। हमें क्रिएटिव डेवलपर्स की तरह बिना सोचे समझे या बिना किसी टेक्निकल कंपैरिजन के किसी भी पैटर्न को इम्प्लीमेंट नहीं करना चाहिए। और पैटर्न को इम्प्लीमेंट करने से पहले एक सवाल खुद से ये पूछना चाहिए कि वो पैटर्न जो प्रॉब्लम को सॉल्व करता है, क्या वो प्रॉब्लम मेरे प्रोजेक्ट में है या नहीं। कोऑर्डिनेटर पैटर्न को डिफॉल्ट नेविगेशन अप्रोच से कंपेयर करने के बाद अगर आपको ऐसा लगता है कि कोऑर्डिनेटर पैटर्न इज राइट फॉर योर प्रोजेक्ट, तो आप इस पैटर्न को यूज़ कर सकते हो, वरना आप चीज़ों को एकदम सिंपल रख सकते हो और डिफॉल्ट नेविगेशन प्रोसेस को यूज़ कर सकते हो। सो दैट बीइंग सेड, ये कोऑर्डिनेटर पैटर्न पे मेरा लास्ट वीडियो था एंड आई होप इट वॉज हेल्पफुल। अगर आप चैनल पे नए हो और आपने वीडियो यहाँ तक देख लिया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब टू द चैनल एंड शेयर इट विथ योर iOS ग्रुप। इस पैटर्न के रिगार्डिंग अपने डाउट आप मुझे कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हो और you can give a general feedback about the video. That being said, this is Ravi. Thank you so much for watching this. Have a nice day and happy coding. Bye bye.